तो साल 1944 की बात है, अहमदनगर का किला। हाँ, और बाहर की दुनिया उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। बिल्कुल। और इसी किले के भीतर एक बेहद खामोश अंधेरी कोठरी में एक व्यक्ति कैद था। अगर आप उस वक्त उस व्यक्ति से कहते कि इस एकांत में वो जो कुछ भी सोच रहा है या जो कुछ भी वो कागज पर उतार रहा है, हाँ, कि वो करीब 40 साल बाद भारत के टेलीविजन इतिहास का सबसे बड़ा महाकाव्य बन जाएगा, तो शायद वो खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं कर पाता। लेकिन असलियत यही है, वो विचार कोई और नहीं बल्कि भारत एक खोज था। और हमारे पास आज की इस चर्चा के लिए कुछ बेहद दिलचस्प इन्फोग्राफिक्स और ऐतिहासिक चित्रों के दस्तावेज मौजूद हैं। और हमारा आज का मिशन ही यही है कि हम इन चित्रों में लिखे हर एक शब्द और हर एक दृश्य को बारीकी से समझें। सही कहा आपने। ये दस्तावेज हमें बताते हैं कि कैसे 5000 सालों का इतिहास, मतलब सिंधु घाटी से लेकर आजादी तक का सफर, महज एक विचार से शुरू होकर एक कालजयी रचना में बदल गया, जिसमें मतलब 1000 से ज्यादा अभिनेताओं ने काम किया था। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। मेरे सामने जो पहला चित्र है ना, उसमें एक बहुत ही अंधेरी सी कोठरी बनी है और खिड़की से एक चांद दिख रहा है। हाँ, जिसे दस्तावेजों में दूज का चांद कहा गया है। और उसी चित्र के ठीक बगल में एक और ग्राफिक है। उसमें एक कुदाल है और एक तीर के निशान के जरिए उस कुदाल को एक कलम में बदलते हुए दिखाया गया है। ये चित्र बहुत ही गहरा है। देखिए, समय था 13 अप्रैल 1944। ये पंडित नेहरू की 9वीं जेल यात्रा थी। 9वीं? बाप रे! हाँ, और उन्हें वहां कैद हुए 20 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। 20 महीने एक ही जगह पर, मतलब एक कैदी के लिए समय का एहसास कैसे होता होगा वहां? इसीलिए वो दूज का चांद इतना महत्वपूर्ण था। वो सिर्फ एक चित्र नहीं है, वो इस बात की याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर लौटता है। एक उम्मीद की किरण। बिल्कुल। और वो वहां अकेले नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत और 11 अन्य राजनीतिक कैदी उनके साथ थे। मतलब एक तरह से वो पूरा का पूरा एक बौद्धिक थिंक टैंक बन गया था वहां। लेकिन मुझे वो कुदाल वाला हिस्सा समझना है। मतलब आमतौर पे हम फिल्मों में देखते हैं कि जेल में कैदी भागने के लिए खुदाई करते हैं। हाँ, चम्मच से दीवार खोदते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो चित्र में कुदाल है, वो किस लिए थी? वो शारीरिक खुदाई असल में बागवानी के लिए हो रही थी। और मजेदार बात यह है कि जमीन खोदते खोदते उन्हें वहां प्राचीन दीवारें और गुंबद मिलने लगे। अरे वाह! फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस खुदाई पर रोक लगा दी। तो जब आपको जमीन खोदने से रोक दिया जाए तो आप क्या करेंगे? यहीं पर वो तीर का निशान काम आता है जो कुदाल को कलम में बदल रहा है। यहाँ से बौद्धिक खुदाई का दूसरा चरण शुरू हुआ। मैं समझ रही हूँ। मतलब शारीरिक खुदाई से बौद्धिक खुदाई। हाँ? उन्हें प्रेरणा मिली चांद बीबी से, जिन्होंने कभी उसी अहमदनगर में अकबर की शाही सेना का सामना किया था। तो कुदाल छोड़कर कलम उठा ली गई। ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ था। इसी से जुड़ा एक और चित्र है मेरे पास यहाँ। इसमें एक मनुष्य के मस्तिष्क पर 2 भारी पत्थरों का दबाव दिखाया गया है। और उन पत्थरों पर क्या लिखा है? एक पत्थर पर लिखा है विजय और उल्लास और दूसरे पर लिखा है पराजय और यंत्रणा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही वो अतीत का दबाव है। अतीत का दबाव? हाँ? मतलब जब आप 5000 साल के इतिहास को खंगालते हैं ना, तो प्राचीन सभ्यताओं का ये जो उल्लासपूर्ण और दमघोटू प्रभाव है, दोनों एक साथ आपके दिमाग पर असर डालते हैं। और यही हमारी विशिष्ट विरासत है। वाकई, मतलब हम जो आज हैं वो इसी उल्लास और घुटन का एक मिला जुला रूप है। लेकिन इस विरासत को समझने से पहले मुझे लगता है एक बुनियादी बात समझना जरूरी था कि आखिर ये देश है क्या। बिल्कुल, भारत माता की असली पहचान क्या है। हाँ, और इसको लेकर यहाँ एक बहुत ही कमाल का इन्फोग्राफिक है। मैं श्रोताओं के लिए इसका वर्णन करती हूँ। इसमें एक तरफ पहाड़, नदियां, जंगल और खेत बने हुए हैं। फिर एक गणितीय चिन्ह है, वो जो से कम या लेस देन का साइन होता है ना, वो बना है। हाँ, लेस देन का चिन्ह। और दूसरी तरफ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की बहुत बड़ी भीड़ है। और उस भीड़ को बराबर के निशान के साथ भारत माता लिखा गया है। ये बहुत ही शक्तिशाली चित्र है। लेकिन देखिए, अगर मैं यहाँ थोड़ा काउंटर करूं या एक सवाल पूछूं, जब हम बचपन से कोई नक्शा देखते हैं तो नदियां और पहाड़ ही सबसे पहले दिखते हैं ना? तो क्या भौगोलिक सीमाएं कम महत्वपूर्ण हैं? नहीं, भूगोल
महत्वपूर्ण तो है, लेकिन पंडित नेहरू का जो निष्कर्ष था वो इस चित्र में बिल्कुल साफ है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो सबसे अहम है इस सरजमीन पर फैली अवाम। मतलब वो जो भीड़ बनी है चित्र में। भारत के करोड़ों बेटे बेटियां ही असल में भारत माता हैं। उन लोगों की जीत ही भारत माता की जय है। ओ, तो मतलब देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विचार पूरे इतिहास को राजा महाराजाओं के फोकस से हटाकर सीधे आम जनता पर लाकर खड़ा कर देता है। ये तो सोच का एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, और यही विचार फिर 1946 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के रूप में सामने आया। जी हाँ। अब यहां से एक फास्ट फॉरवर्ड छलांग लगाते हैं। हमारे विजुअल नोट्स में एक और चित्र है जहां 1946 की किताब है और उसमें से एक जादुई सी रोशनी निकल रही है जो उसे 1988 के टेलीविजन सेट में बदल रही है। ये वो दौर था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सुझाव पर निर्देशक श्याम बेनेगल ने इस किताब को टीवी पर लाने की चुनौती स्वीकार की थी। और यहाँ आकर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 80 के दशक में तो टीवी पर रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक नाटक चल रहे थे ना। बिल्कुल, पूरा देश उन शोज को देखने के लिए रुक जाता था। को भी उसी भव्यता के साथ टीवी पर दिखाया जा सकता है। और इसी चुनौती का जवाब है हमारा अगला इन्फोग्राफिक, वो जो नीले रंग का गियरबॉक्स जैसा बना है ना। हाँ, मैं देख रही हूँ, इसमें तो बहुत सारे आंकड़े लिखे हैं। जरा उन आंकड़ों को पढ़िए, वो वाकई हैरान करने वाले हैं। इसमें लिखा है 10,000 से अधिक ऐतिहासिक किताबों का अध्ययन। 10,000। जी हाँ। और स्क्रिप्टिंग का समय है 11 महीने और 17 दिन। इसके अलावा 35 प्रतिष्ठित इतिहासकार और 40 विषय विशेषज्ञ। सोचिए, इतने सारे इतिहासकारों को एक पेज पर लाना कितना मुश्किल रहा होगा। मैं तो वही सोच रही हूँ। और इसमें क्षमा जैदी और अतुल तिवारी के नेतृत्व में 25 लेखकों की टीम भी लिखी है। यही कारण है कि ये महज एक टीवी सीरियल नहीं था, ये डॉक्यू ड्रामा शैली में बना ऐतिहासिक सटीकता का एक महाकाव्य था। मतलब डॉक्यूमेंट्री जैसी रिसर्च और टीवी सीरियल जैसा ड्रामा, दोनों का मिक्स। एकदम सही। अब इस निर्माण के कैनवस की बात करते हैं। यहाँ चित्रों की एक पूरी श्रृंखला है। मेरे पास एक क्लैप बोर्ड है, एक विशाल महल का सेट बना है, 2 थिएटर वाले मास्क हैं और एक बड़ा सा टीवी एंटीना है। ये शो के भव्यता का पैमाना दिखाता है। आपको पता है, इसके लिए फिल्म सिटी के 2 पूरे फ्लोर बुक किए गए थे। 2 पूरे फ्लोर सिर्फ एक शो के लिए? हाँ, और 140 से ज्यादा विशाल सेट बनाए गए थे। सिर्फ सेट ही नहीं, ताजमहल से लेकर पश्चिमी घाट तक असली लोकेशंस पर जाकर शूटिंग हुई थी। और वो एंटीना शायद उस पहुंच को दर्शाता है जब हर रविवार सुबह 11 बजे पूरे देश की धड़कनें इस शो से जुड़ती थी। बिल्कुल, लेकिन इतने बड़े शो को चलाने के लिए चेहरे किसके थे, ये एक बड़ा सवाल था। हाँ, मतलब इतने सारे किरदारों के लिए स्टार्स कहां से लाए वो? उन्होंने स्टार्स नहीं लिए, उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD के छात्रों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। 350 से ज्यादा नए डेब्यू हुए थे शो में। 350 न्यू एक्टर्स? अरे बाप रे। हाँ, ये शो भारतीय सिनेमा के लिए अभिनय की एक चलती फिरती पाठशाला बन गया था। और इन्हीं चेहरों में से 2 बहुत ही प्रमुख स्तंभ थे जिनकी तस्वीरें यहाँ सुनहरे फ्रेम में लगी हुई हैं। रोशन सेठ और ओम पुरी। जी, पहले तस्वीर में रोशन सेठ हैं जो नेहरू जी और शो के मुख्य सूत्रधार बने थे। उनकी जो नक्काशीदार आवाज थी ना, उसने नेहरू के उस पूरे दार्शनिक विजन को जीवंत कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे वो जेल वाली कोठरी के विचार सीधे स्क्रीन पर उतर आए हों। और दूसरी तस्वीर में ओम पुरी जी हैं, वो सह सूत्रधार के हैं ना। हाँ, और उन्होंने कई किरदार भी निभाए, कभी अशोक, कभी औरंगजेब, तो कभी अलाउद्दीन खिलजी। मल्टी टैलेंटेड। बिल्कुल। और उनकी उस दमदार आवाज का एक और बहुत बड़ा काम था, जो हिस्से किताब में शायद थोड़े छूट गए थे, जैसे दक्षिण भारत का विस्तृत इतिहास। ओमपुरी जी ने उन खाली हिस्सों को अपनी आवाज से पूरा किया। आवाज की बात हो ही रही है, तो इस शो की जो एक बहुत बड़ी आत्मा थी वो था इसका संगीत। हाँ, उसका टाइटल ट्रैक। मेरे पास जो आखिरी चित्र है उसमें एक पूरा अंतरिक्ष और ब्रह्मांड का दृश्य बना है और उस पर कुछ शब्द लिखे हैं, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं। ये ऋग्वेद का मशहूर नास्दीय सूक्त है। नास्तीय सूक्त। मतलब इसका क्या महत्व था इस शो में? देखिए, ये शून्य से सृजन तक की यात्रा का प्रतीक है। जब आप 5000 साल के इंसान के विकास की कहानी बताने जा रहे हैं, तो शुरुआत इस गहरे सवाल से करना कि ब्रह्मांड कैसे बना। ये शो को एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य देता था। वाकई सोच तो बहुत ही कमाल की थी। ये सिर्फ एक गाना नहीं था,
ये इस शो की पहचान बन गया था। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? मतलब 1944 की उस अंधेरी कोठरी से शुरू हुई ये यात्रा हमें आज कहाँ ला खड़ी करती है? इसे ऐसे समझिए कि एक वैचारिक यात्रा थी जो एक बीच से शुरू हुई। हाँ, 1944 में जेल, एकांत, कागज कलम, वो एक बीज था। फिर 1946 में जब किताब पब्लिश हुई तो वो जड़ें बनी, और 1988 में वो एक विशाल वृक्ष बन गया अपने इस टेलीविजन शो के रूप में। और आज भी सीबीएसई और एनसीईआरटी के कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में इसे हिंदी के पूरक पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है। पीढ़ियां आज भी अपने वास्तविक इतिहास से जुड़ रही हैं। और मेरा अंतिम विश्लेषण यही है कि ये शो सिर्फ 5000 साल का वर्णन नहीं है, ये अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इतनी सारी उथल पुथल के बावजूद भारत की आंतरिक शक्ति कायम है। ये शो साबित करता है कि अगर विजन स्पष्ट हो और रिसर्च गहरी हो तो इतिहास को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे जिया जा सकता है। इतिहास को जिया जा सकता है, बहुत ही गहरी बात है ये। और इसी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है हमारे आज के समय के लिए। कैसा सवाल? देखिए, आज हम सूचनाओं के दौर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर पल पल में इतिहास की नई व्याख्याएं घड़ी जा रही हैं। तो श्रोताओं को यह सोचना चाहिए कि क्या आज हमारे पास वो बौद्धिक गहराई और ठहराव है, वो ठहराव जो एक जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर 5000 साल के इतिहास को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने की ताकत देता था। बिल्कुल। क्या आज हम अपनी उस विशिष्ट विरासत को उसके असली और जटिल रूप में स्वीकारने का साहस रखते हैं? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सोशल मीडिया के शोर में उस दूज के चांद को भूल गए हैं? यही वो सवाल है जो मैं आज श्रोताओं के साथ छोड़ना चाहता हूं। तो आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इतिहास के इन पन्नों और स्क्रीन के इन चमकती तस्वीरों के पीछे छिपे इस असीम धैर्य पर कुछ देर गौर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।